हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हमने आधुनिक भारत के जो सामान्य जानकारी है उसको बेहतर तरीके से आज हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। आप अपना भी इसमें राय बताना मत भूलिएगा। अगर इस पूरे क्लास के दौरान कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की कमी बेसी है तो वो भी आप इस क्लास में कमेंट के माध्यम से आप अपने राय को रख सकते हैं। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। तो आज हमने सोचा है कि आधुनिक भारत की जो प्रारंभिक अवस्था है उस चीज़ को हम शुरू करें कि कैसे आधुनिक भारत के जो इतिहास है कहाँ से प्रारंभ हुआ था और फिलहाल में क्या स्थिति है। इसको तो हम बाद में देखेंगे, एक ही क्लास में इतना बड़ा थ्योरी को बताना संभव नहीं है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बोर्ड पे चलते हैं और मैप के सहारे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वास्तव में क्या है, कैसे हुआ। और हमारा कोशिश रहेगा कि एक एक पॉइंट नहीं छूटे, सभी पॉइंट को काफ़ी बेहतर तरीके से आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो यही हमारा पूरा पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, बनावट है। इतना ही में हमारा पूरे पृथ्वी खत्म। कई बार हमारे मन में विचार ये आता है कि आखिर पृथ्वी का कहाँ कितना विस्तार है। ये जो हम देखते हैं भूमि जो या हम धरती जो देखते हैं, आखिर इसका कितना विस्तार है। तो बस इसका इतना ही विस्तार है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम कहें कि आप सामान्य तौर से आप किसी न किसी गांव से होंगे, तो वहाँ पर आप देखे होइएगा कि किसी भी काम को करने के लिए पूरे गांव से सिर्फ 4 से 5 व्यक्ति ही होते हैं। किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ वही लोग डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए गांव में या नहीं होना चाहिए। उसी तरह पूरे विश्व में हम कहें कि लगभग 200 देश है और 200 देश में से सिर्फ 5 से 6 देश ही ऐसा है जो हर डिसीजन को लेता है कि पूरे विश्व में क्या होना चाहिए, कैसे शांति व्यवस्था बने रखे। इस चीज़ को सिर्फ 4 से 5 देश ही सोचते हैं। फिलहाल वर्तमान की स्थिति तो कुछ और है, परंतु मेन जो देश अभी चल रहा है, जो मेन लीडिंग कर रहा है 4 से 5 देश, उसी देश को समझ के हम लोग फिलहाल के क्लास को समझने के प्रयास करेंगे। तो फिलहाल में हम चाहेंगे कि जो 4-5 जो मेन देश है उसको पहले हम लोग समझें। तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जो कि यूएसए, जिसको हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हम कहें यूरोप महादेश में देखें तो यहाँ पे पुर्तगाल है, ब्रिटेन है और भी बहुत सारा देश है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये पूरा यूरोप महादेश में भी है। उसके बाद में हम कहें यहाँ पे एक इटली देश भी है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नीचे अफ्रीका महादेश है। उसके बाद में अपना देश भारत है जो कि एशिया महादेश में है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यही जापान है और नीचे ऑस्ट्रेलिया है। इतना ही देश से आज के क्लास में हम काफ़ी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि आधुनिक भारत का इतिहास किस तरह से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़े बहुत भगवान भी हमारे पृथ्वी की जो बनावट है या स्ट्रक्चर है उसको उल्टा पुल्टा करके रखे हैं। उल्टा पुल्टा इसलिए है क्योंकि आप जो देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र जो पृथ्वी के बीचों बीच जो आप रेखा देखते हैं, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी पड़ता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गर्मी इसी बेल्ट में पड़ता है, विषुवत रेखा में। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में सबसे अधिक ठंडा पड़ता है। और सबसे अधिक जहाँ पे ठंडा पड़ता है वहाँ पे मांस और मछली की खपत अधिक होता है। और मांस मछली की यहाँ पे खपत तो अधिक होता है, परंतु वहाँ पे मसाला के उत्पादन नहीं हो पाता है। और मांस मछली को अधिक दिन तक रखने के लिए या मांस मछली को बनाने के लिए मसाला बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि मसाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी भी मांस और मछली को संरक्षण के लिए या उसको मसाला के माध्यम से उसको बनाकर खाने के लिए भी मसाला बहुत महत्वपूर्ण है। और मसाला इस बेल्ट में नहीं होता है। मसाला जो होता है यही विषुवत रेखा जो है सबसे अधिक गर्मी पड़ता है, वहीं पे विषुवत रेखा में ही मसाला का उत्पादन होता है। और हमारा भी देश पूरे भारत जो आप देख रहे हैं यहाँ से पूरे विषुवत रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। यही दक्षिण भारत में मसाला बहुत अधिक उत्पादन होता है। और यहाँ पे जो यूरोप आप देख रहे हैं यहाँ पे मांस मछली की अधिक खपत है। तो वहाँ पे लगभग 1400-1300 ईस्वी में यहीं से अपना भारत से मसाला यहीं रेशम मार्ग से होके कुस्तुनतुनिया जाता था और यहीं कुस्तुनतुनिया से पूरे यूरोप में मसाला जाता था। यह जो एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है जो कि चीन से लेके यूरोप के हम कहें कि इटली तक एक मार्ग जाता है, जिसको हम लोग रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। और इसी रेशम मार्ग से व्यापार बहुत प्राचीन काल से होते आ रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, आप जानते हैं कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 600 ईस्वी के आसपास में। और वहाँ पे इनका जन्म हुआ, धीरे धीरे मुस्लिम लोग संगठन होना शुरू हुआ। और उन्हीं लोगों के संगठन बनते बनते 1400-1450 के आसपास ये लोग इतने मजबूत हो गए कि ये लोग चाह रहे थे कि अब जो लोग नॉन मुस्लिम है, यानी वो लोग मुस्लिम नहीं है, ये लोग ईसाई धर्म को मानने वाले थे यूरोप वाले, और ये लोग मुस्लिम थे। तो इन लोगों की जैसी शक्ति बढ़ी, इनकी क्षमता बढ़ी, इनकी सैन्य शक्ति बढ़ा, तो वैसे ही ये लोग क्या किया कि रेशम मार्ग पे अपना अधिकार कर लेते हैं। अरब के लोग यानी मुस्लिम लोगों को जब रेशम मार्ग पे अधिकार हो गया तो इन लोगों को सिर्फ यही कहना था कि जो मुस्लिम व्यक्ति है वही इस मार्ग से आ जा सकता है, बाकी जो अन्य कास्ट के लोग हैं वो लोग इस मार्ग से नहीं आ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो जो
ईसाई जो धर्म वाले लोग थे जो यूरोप में थे, ये लोग का हुआ कि इस मार्ग से आना इनका तो बंद हो गया और यहाँ पे इन लोगों के मांस मछली और मसाला के जो आयात होता था यहाँ से भारत से, ये भी बंद हो गया। जब ये बंद हो गया तो यूरोप के लोग सोच रहे हैं कि कब तक आखिर ये बंद रहेगा, कोई नए मार्ग का खोज करे जिससे कि पहले की तरह जो मसाला आ रहा था भारत से वो फिर दोबारा आते रहे। तब तो यहाँ पे मांस मछली की जो पहले संरक्षण होता था या खाने में लोग उपयोग करते थे वो कंटिन्यू बना रहा है। तो यहाँ के राजा और रानी, जो कि एक हेनरी द नेविगेटर राजा है और रानी इसाबेल है, ये दो व्यक्ति का काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें योगदान है भौगोलिक खोज में, कि जो कि भारत को दूसरे मार्ग से खोजा जाए। तो इन्हीं दो व्यक्ति अपने कैदी लोग, कुछ कैदी लोग जेल में इनके बंद थे, तो उन कैदी लोग को इन लोगों ने सलाह दिया, वहाँ के राजा और रानी, कि जो भारत के रास्ता फिलहाल के लिए बंद हुआ है उसको किसी अन्य मार्ग से खोजा जाए। जो अन्य मार्ग से खोज देगा, हो सकता है कि राजा द्वारा वहाँ जो कैदी है उसको जो सजा है उसको माफ़ किया जा सकता है। तो यहाँ के जो कैदी है वो इसी आशा में निकलते हैं और भारत के खोज में वो निकल जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहला जो हम यात्री कहें, जो कि पुर्तगाल के जो एक व्यक्ति हैं जो कि बार्थोलोम्यू डियास, जो कि ये पुर्तगाल के ही व्यक्ति हैं और 1456 ईस्वी में यह अपनी काफ़ी साहसी व्यक्ति थे और यह 1486 ईस्वी में अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और यही पुर्तगाल से जब ये अपनी यात्रा प्रारंभ करके और यही दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी पॉइंट, जिसको हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, यहाँ तक आया। काफ़ी लंबी समय की यात्रा करने के बाद जब यहाँ पहुँचा तो देखा इसके बाद तो कोई दूर दूर तक कोई देश दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ से यह सोचा कि शायद भारत अब इस साइड में नहीं है, कहीं हो सकता है कि अब पूर्व साइड की ओर भारत हो। और यहाँ से यह वापस जाता है और अपने राजा को बताया कि हम पृथ्वी के सबसे दक्षिणतम पॉइंट तक गए थे, वहाँ पे या उस साइड में भारत नहीं है, क्योंकि उस समय उतना अधिक टेक्नोलॉजी ही नहीं था। लगभग 1453 की बात है। उसके बाद में ये 1486 ईस्वी में आया था बार्थोलोम्यू डियास, और यहाँ से वापस जाने के बाद फिर एक और व्यक्ति को भेजा जाता है, जिसको अब भेजा गया पूर्व दिशा की ओर उसको भेजा गया, जिसका नाम है कोलंबस। कोलंबस में काफ़ी वर्षों के काफ़ी साहसी व्यक्ति ये भी था। काफ़ी लंबी समय यात्रा करने के बाद ये भी अमेरिका का खोज किया। यहाँ पे बहुत सारे टापू उपू था, तो वो कोलंबस ही ने खोज किया था 1492 ईस्वी में। खास अमेरिका की बात कहें तो अमेरिका का भी एक व्यक्ति जो कि अमेरिगो उसी के नाम पर अमेरिका नाम भी पड़ा। वो अमेरिका का जो वास्तविक क्षेत्र है वहाँ तक गया और अमेरिका का खोज किया, उसी के सम्मान में अमेरिका नाम भी पड़ा। उसके नाम था अमेरिका, जो खोजा था व्यक्ति, तो उसी के सम्मान में इसका नाम अमेरिका कर दिया गया। और यहाँ के जो मूल व्यक्ति थे उसको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता था। तो ये हुआ 1492 तक कोलंबस अमेरिका गया। फिर उसके बाद से एक अन्य व्यक्ति जिसको हम लोग वास्को डी गामा के नाम से जानते हैं, जो कि 1498 ईस्वी में ये फिर इसी दिशा में आता है जिस दिशा में कोलंबस आया था, जिस दिशा में बार्थोलोम्यू डियास आया था, उसी दिशा में आता है वास्को डी गामा। ये 1498 ईस्वी में आया, परंतु यहाँ पर इसका लक हम कर सकते हैं साथ ही इसलिए दिया क्योंकि यहीं पे एक भारत के व्यक्ति इसको मिल जाता है वास्को डी गामा को। वही भारत के व्यक्ति जो कि गुजरात के रहने वाला था, जिसका नाम हम कहें अब्दुल मलिक था। यही अब्दुल मलिक नाम के व्यक्ति जब यहाँ पे वास्को डी गामा को मिला, तो यही अब्दुल मलिक वास्को डी गामा को भारत जाने के लिए सबसे बेहतर और सटीक रास्ता बताया कि किस तरह आप जाइएगा, जो कि केरल के कालीकट घाट पे जाइएगा, तो वहाँ पे ही मसाला का मेन आयात निर्यात होता था। और यह हमारे यही अब्दुल मलिक द्वारा वास्को डी गामा को बताया गया। और यहाँ से डायरेक्ट वास्को डी गामा यहीं केरल के कालीकट घाट पर पहुँचे। और वहाँ पे जब राजा देखा कि कोई विदेशी आया है मसाला खरीदने के लिए, तो राजा भी काफ़ी प्रसन्न हुआ, क्योंकि पहले जो यहाँ के राजा का मसाला जो यहाँ से बिकता था, तो वहाँ पे जब मार्ग बंद हो गया था, तो उसके बाद यहाँ पे राजा का जो भी मसाला था वो कहीं भी नहीं बेचाता था, जिसके वजह से काफ़ी घाटा लग रहा था राजा को। तो ये भी प्रसन्न है कि चलो विदेशी आया तो फिर से जो हमारा पहले वाला व्यापार था वो फिर से शायद शुरू हो सकता है। और काफ़ी बेहतर तरीके से वास्को डी गामा को स्वागत भी किया जमोरिन, जो कि यहाँ के कालीकट और केरल का उस समय जो राजा था। और यहाँ से फिर जब केरलकट घाट पर जब पुगा वास्को डी गामा, तो यही कहा जाता है कि 1498 में वास्को डी गामा द्वारा समुद्री मार्ग से भारत का खोज किया गया, जो कि यह दूसरा मार्ग था। और यहीं से 1498 से जो 1498 ईस्वी में जैसे वास्को डी गामा यहाँ पे आया, वहीं से विदेशी आना
शुरू हुआ और भारत के साथ व्यापार और भी मजबूत हुआ और उसी के देन है कि वर्तमान तक जो अंग्रेज भारत पे कब्जा किया था लगभग 190 वर्षों तक, तो वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट था। तो ये है जो कि भारत के सामान्य जानकारी था। इसके आगे भी बहुत सारा डिटेल है, उसको भी हम बताने के प्रयास करेंगे। बाकी यह जानकारी कैसा लगा, इसमें क्या कमी बेसी है वो भी आप बताना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।